आदरणीय साथियों और मित्रों, आज हम कोरोना काल में प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं। आप सबका प्रगतिशील लेखक संघ छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस देश में यूं ही समस्याओं और विडंबनाओं का पहले ही खूब अंबार था। उस पर यह कोरोना की महामारी, दुबले पर दो आषाढ़। खैर, हम प्रेमचंद जी को याद करते हैं। प्रेमचंद को कथा साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। प्रेमचंद जी को भारत रत्न पुरस्कार से भी विभूषित नहीं किया गया और न ही उनके जीवन काल में कभी कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा पुरस्कार ही मिल पाया। यहाँ तक कि कोई पद्मश्री का पुरस्कार भी उनके नाम के साथ में नहीं है। मगर जिन सब को यह सब मिला, उनमें से कितने हमें याद हैं? उनमें से ज़्यादातर तो भारतीय जनमानस से उतर ही चुके हैं। मगर प्रेमचंद को हम और हमारी जनता आज भी याद करती है। उनकी रचनाओं का न केवल हिंदी भाषी बल्कि गैर हिंदी भाषी भी आज भी अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य हमारे लिए इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि प्रेमचंद जी के समय जो कमियां, जो विडंबनाएं, जो समस्याएं रही हैं, वो कमोबेश आज भी हैं। बल्कि कुछ समस्याएं, कुछ विडंबनाएं जैसे अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, गरीबी, सांप्रदायिकता, ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो पहले से ज़्यादा मोटी और ज़्यादा फल फूल गई हैं। प्रेमचंद जी का साहित्य आम जनों के लिए तो है ही, एक किस्म से हम थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी बौद्धिक खुराक की तरह एक ज़रूरी चीज़ है। संयोग से आज लिखने वाले तो बहुत हैं, मगर दुर्भाग्यवश साहित्य पढ़ने वालों का प्रतिशत घट गया है। जबकि जनमानस बड़ी मात्रा में शिक्षित है और जो आज पाठक है उनमें भी बड़ा प्रतिशत प्रेमचंद साहित्य की ओर ही आकर्षित है। इसका कारण है प्रेमचंद के साहित्य में जो सरलता है, संप्रेषणीयता है, उनकी जन पक्षधरता है, कथानक की शानदार बनावट और इसके साथ ही उनका विपुल रचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। वे खेतीहर मजदूर की तरह थे जो कागज़ पर कलम से हल चलाते थे। उनके शब्द और साहित्य जनमानस के लिए अनाज की तरह कीमती हो उठा कि उनमें जनमानस को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता रहा। उसे पढ़कर जनमानस को आंतरिक और मानसिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती रही। निरानंद चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं। दुर्भाग्य से हिंदी आलोचना ने इसे समझने और मानने में बहुत देर कर दी। हमारी अतिबौद्धिकता ने जनता की सामूहिक निर्णय बुद्धि पर, जिसने बड़े बड़े राजतंत्र और लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया, पर विश्वास नहीं किया। यह जनमानस की समझ, बुद्धि और विश्वासों की उपेक्षा ही थी जो हमारा ज़्यादातर साहित्य अधिक दुरूह और नीरस बनता गया। जनमानस ने ऐसे साहित्य से तौबा कर ली, दूरी बना ली। मगर आज की हमारी ज़रूरतों के अंधेरे में प्रेमचंद का साहित्य मशाल की तरह अब भी हमें रास्ता दिखा रहा है। जयंती के इस अवसर पर प्रेमचंद और उनके साहित्य का स्मरण करते हुए हमें गर्व हो रहा है कि वे हमारे संगठन के संस्थापकों में रहे हैं और हमारे आदरणीय पूर्वज भी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों,
प्रस्तुत है यात्रा संस्मरण लम्ही में बिताए लम्हे। लम्ही का नाम लेते ही जेहन में प्रेमचंद की तस्वीर उभर आती है। लोगों के जेहन में तस्वीर के कई पहलू उभरते होंगे, मगर मेरे जैसे लोग जिन्होंने प्रेमचंद को उनकी कृतियों में ही देखा है, उनके जेहन में तो सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती है, खादी का कुर्ता पहने मोटी सी मूंछों वाले प्रेमचंद की तस्वीर। प्रेमचंद को ग्रामीण जीवन का कथाकार माना जाता है। वास्तव में उनके जैसा ग्राम्य जीवन का चित्रण करने वाला अन्यत्र दूसरा नहीं है। उनके बारे में पढ़ते सुनते मेरे मन में एक कौंधसी उठा करती थी। जिन प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में गाँवों को सजीव किया है, उनका अपना गांव कैसा होगा? क्या उनके कथा साहित्य में चित्रित गांव में लम्ही का अक्स उभरता है? मेरी यह सोच मुझे लम्ही जाने के लिए प्रेरित किया करती, मगर अवसर ही नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर निमंत्रण देखकर मन हर्षित हो उठा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़कर मेरी साहित्य की समझ विकसित हुई थी, उन्हीं की जयंती के कार्यक्रम में न केवल शामिल होना था, बल्कि उनकी आलोचना पद्धति पर अपना वक्तव्य भी देना था। इस कार्यक्रम में मुझे लम्ही जाने का अवसर भी नज़र आ रहा था, सो मैंने स्वीकृति दे दी। छत्तीसगढ़ से बनारस पहुंचने के दो ही साधन हैं, एक सड़क मार्ग से, दूसरा रेल मार्ग से। सड़क मार्ग बहुत ही सुरम्य क्षेत्रों से होकर गुजरता है, मगर बहुत लंबा और थका देने वाला सफ़र होता है। सो रेल का सफ़र ही सुविधाजनक लगता है और इसके लिए सारनाथ एक्सप्रेस ही सहजता से सुलभ होती है। सो मैंने सारनाथ से ही यात्रा करने का तय किया। नियत दिन और समय पर यात्रा शुरू हुई। गाड़ी में अधिकांश यात्री बनारस या छपरा के ही थे। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी सीट तक पहुंच पाई, कारण सीट तक पहुंचने का रास्ता सामानों से इस कदर अटा पड़ा था कि चलने की जगह ही नहीं बची थी। ऊपर से विदा करने वाले लोग जो डिब्बे के भीतर घुसकर भीड़ को बढ़ा रहे थे। ये नज़ारा एसी थर्ड का था, तो स्लीपर या साधारण श्रेणी का क्या हाल होगा, यह सोचा जा सकता था। गाड़ी विलंब चल रही थी। सुबह वह कटनी स्टेशन पर पहुंची। कटनी रेलवे का एक बड़ा जंक्शन ही नहीं है, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस शहर की सीमाएं बुंदेलखंड, बघेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं, इसलिए यहाँ की भाषिक संस्कृति एकदम ही अलहदा नज़र आती है। छोटी छोटी बच्चियाँ मूंज की बनी मौनी और डलिया बेच रही थीं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की खास कला है, जिसमें पहले हर लड़की का पारंगत होना अनिवार्य हुआ करता था। शादी विवाह में, खासकर लड़की की शादी में, छोटी कटोरी के आकार से लेकर बड़ी पारात के आकार की नोइया, डलिया और झांपी देने का रिवाज था। सो शादी की बात चलते ही घर की औरतें इन्हें बनाने में लग जाती थीं, मगर अब तो मशीनी युग है। मैंने देखा वे यात्रियों से डलिया खरीदने का आग्रह कर रही थी। मेरे मन में आया मैं उनकी डलिया खरीद लूं, मगर सफ़र में डलिया नोइया लिए लिए घूमना संभव ही नहीं था, तो लौटते समय खरीदूंगी सोचकर मन को समझाया। गाड़ी धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती, शाम को बनारस पहुंची। कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का था, सो देश भर के साहित्यकार जुटे थे, और क्यों न जुटते। आचार्य शुक्ल से जुड़ा ये कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम तो नहीं था। 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य शुक्ल की आलोचना पर विदेशी आलोचना की नकल के आरोप भी लगाए गए। संगोष्ठी समाप्त होते होते सब अपनी अपनी राह हो लिए थे, पर मुझे तो लम्ही जाना था, सो मुझे रुकना ही था। विद्या साहित्य संस्थान के 2 विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में अगली सुबह लम्ही का कार्यक्रम बना। दोपहर होने से पहले हम लम्ही जा पहुँचे थे। प्रेमचंद के नाम पर बने नगर द्वार ने हमारा स्वागत किया। मन प्रसन्न हुआ। चलो, सरकार ने प्रेमचंद के महत्व को तो स्वीकारा और उनके गांव को उनके नाम से अभिभूत किया।
मन में आशा जगी, प्रेमचंद का घर और उनसे जुड़ी चीज़ें भी वैसी ही सुरक्षित रखी गई होंगी जैसी विदेशों ने अपने लेखकों की रखी हैं। मुझे चेखव और शेक्सपियर याद आए। मुझे शेक्सपियर का घर याद आया जहाँ उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को सुरक्षित रखा गया था। उस लैंप को भी सुरक्षित रखा गया था जो उनके लिखने में सहायक होता था। ये सब चीज़ें शेक्सपियर हाउस में सुरक्षित हैं। सो वैसा ही दृश्य कल्पना में उभरा, मगर हकीकत बयां करते हुए दुख हो रहा है, फिर भी करना तो है ही है। हमने लम्ही के भीतर प्रवेश किया और एक सज्जन से प्रेमचंद के जन्म स्थल के विषय में पूछा तो उन्होंने हमें एक सफ़ेद सा भवन दिखाकर बताया, वो जो सफ़ेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है ना, वही प्रेमचंद का घर है। हम उस बताई दिशा की ओर बढ़े तो हमें उनका जन्म स्थान तो मिल गया, मगर उस पर ताला लटक रहा था। उधर से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछने पर पता चला कि शाम 5 बजे श्रीवास्तव जी आएंगे, तभी यह ताला खुलेगा। अभी 2 ही बजे थे। किसी तरह समय तो काटना ही था। सामने दूर तक खेत फैले हुए थे। हम उधर ही चल पड़े। खेतों में ज्वार और बाजरा लहलहा रहा था। किसी किसी खेत में उड़द भी लगी हुई थी। बहुत आगे चलने पर एक मढ़िया दिखाई दी। हमें इंतज़ार के लिए ठौर की ज़रूरत तो थी ही, सो हम उस मढ़िया की ओर चल पड़े। घनी अमराई के बीच बनी वो मढ़िया यूँ तो खेतों की रखवाली के लिए बनाई गई थी, मगर उसमें रखवाली करने वाले का पूरा परिवार रह रहा था। फूस के छाजन वाली छोटी सी मढ़िया के 3 ओर मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें थीं और सामने के हिस्से को टटिया से घेर कर टटिया का ही दरवाज़ा बनाया गया था। मढ़िया के सामने एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी। हमें देखते ही उस चारपाई पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो गया। वह कुछ सकपका भी गया था, कहीं हम उसके मालिक की ओर से तो नहीं आए हैं। मगर जब उसे मालूम हुआ कि हम साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं और प्रेमचंद के जन्म स्थान के दर्शन के लिए आए हैं, तो वह कुछ सहज हुआ। उसने बातचीत का सिलसिला चलाया तो उसने बताया कि ये उसका गांव नहीं है, वह तो मालिक के खेतों का रखवाल है और अपने परिवार सहित यहाँ रहता है। उसे देखकर मुझे प्रेमचंद का हल्कू याद हो आया था, जिसने अपने ही खेतों की रखवाली से ऊबकर खड़ी फसल चरवा दी थी। तब वह किसान था और आज यह मजदूर। गोदान के होरी से लेकर आज तक किसान से मजदूर होने पर विवश हैं। मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कभी वह भी खेतीहर था, मगर लगातार के कर्ज के चलते खेत पात सब बिक गया और अब वो यहाँ दूसरे के खेतों की रखवाली कर रहा है। मैंने देखा, यह कहते हुए उसके चेहरे पर किसान से मजदूर बन जाने का कोई दर्द नहीं था। तो क्या किसान की हालत मजदूरों से भी बदतर है? शायद हाँ, तभी तो आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर खेती कौन करेगा, और खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा? मगर यह सोचता कौन है? उससे बहुत सी बातें हुई। फिर हम जन्म स्थल की ओर रवाना हुए। जन्म स्थल का ताला खुल चुका था। हम अंदर गए। हमने अपना परिचय दिया तो प्रेमचंद से जुड़े स्थान की देख रेख करने वाले श्रीवास्तव जी हमें उस स्थान पर ले गए जहाँ कभी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। मेरी नज़रें प्रेमचंद से जुड़ी चीज़ें तलाशती रहीं, मगर मुझे निराशा ही हाथ लगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी आंखों में बार बार विदेशी लेखकों के घर उभरते रहे जहाँ उनकी छोटी से छोटी चीज़ें संरक्षित थीं, और यहाँ फिर हम एक छोटे से कमरे में गए जहाँ प्रेमचंद की प्रकाशित किताबें रखी हुई थीं। श्रीवास्तव जी ने हमें बताया कि वे अकेले ही इस स्थल की देखभाल करते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। शाम हो चली थी, सो बहुत देर तक रुकना संभव भी नहीं था। उनके कहने पर हमने विजिटर रजिस्टर में टिप्पणी भी लिखी। मैंने उसमें लिखा कि प्रेमचंद हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं। उनकी जन्मस्थली लम्ही को देखने का सपना संजोए साहित्य प्रेमी यहाँ आते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। प्रेमचंद जी के परिवार और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे प्रेमचंद की गरिमा के अनुरूप बनाएं,
ताकि किसी को यहाँ आकर निराश ना होना पड़े। सुबह हम सब अपनी अपनी राह हो लिए थे, मगर मेरे मन में लम्ही और प्रेमचंद की जन्मस्थली बार बार कौंधती रही। लौट कर आने के बाद भी श्रीवास्तव जी से बात होती रही तो वे अपनी व्यवस्था बताते, मगर एक दिन उनका फ़ोन आया तो वे बहुत खुश प्रतीत हुए। पूछने पर उन्होंने बताया कि लम्ही में प्रेमचंद संस्थान के निर्माण की घोषणा हुई है। सुनकर मेरा मन भी प्रसन्नता से भर उठा। अपनी अगली बनारस यात्रा में एक बार मैं फिर लम्ही गई तो देखा कि प्रेमचंद संस्थान के कारण अब लम्ही प्रेमचंद की गरिमा के अनुरूप गरिमामयी नजर आ रही थी। शीर्षक है दहकता पलाश। अपाहिज है दहकता पलाश, संप्रति कोल्हू का बैल चक्कर काट कर भी जहाँ था वहीं है। अपाहिज है दहकता पलाश, संप्रति कोल्हू का बैल चक्कर काट कर भी जहाँ था वहीं है। बंद तोते मैंने सा सिखाने पर सड़क छाप गालियाँ दे सकता है। बंद तोते मैंने सा सिखाने पर सड़क छाप गालियाँ दे सकता है, किंतु दूसरे क्षण ऊँघने लगता है। फिर झकझोरने पर शुरू हो जाता है पुनः धक्का मुक्का धूम धड़ाक, उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। बंद तोते मैंने साथ सिखाने पर सड़क छाप गालियाँ दे सकता है, किंतु दूसरे क्षण ऊँघने लगता है। फिर झकझोरने पर शुरू हो जाता है पुनः धक्का मुक्का धूम धड़ाक, उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। रेण हंसदो कन्हर की नंगी छाती के नीले निशान अभी वह ठीक से नहीं देख पाया। रेण हंसदो कन्हर की नंगी छाती के नीले निशान अभी वह ठीक से नहीं देख पाया। और सुख की जगह इसके पहले ही पिछली काली रात एक सूनी सुबह फेंक गई। और सुख के जगह इसके पहले ही पिछली काली रात एक सूनी सुबह फेंक गई। निर्बाधित अंधकार के प्रवर्तक सही पते पर मंजिल पा नियामक बन बैठे। निर्बाधित अंधकार के प्रवर्तक सही पते पर मंजिल पा नियामक बन बैठे। उसके गौरव का संबल परमुखापेक्षी होकर ढूंढता रह गया ध्रुव विश्वास। उसके गौरव का संबल परमुखापेक्षी होकर ढूंढता रह गया ध्रुव विश्वास। पराकाष्ठा तदनंतर अवसान के पल सर्वजांचल के शब्दकोश में खोजे नहीं मिले। पराकाष्ठा तदनंतर अवसान के पल सर्वजांचल शब्दकोश में खोजे नहीं मिले। हाँ, पलायनवाद का अभ्यास करता सहमा सा ठिठका सा अपने आप को गधा कहता एक लद्दू बैल मिला जरूर। हाँ, पलायनवाद का अभ्यास करता सहमा सा ठिठका सा अपने आप को गधा कहता एक लद्दू बैल मिला जरूर। वह अपने अधिपति का अभिष्ट संपादन बखूबी कर सकता है। वह अपने अधिपति का अभिष्ट संपादन बखूबी कर सकता है। दत्तचित्त होकर दिया हुआ गंदला पानी पी भी सकता है। अंकुश का पुराना डर स्मरण कर अंधे महावत की अवहेलना भी गजराज भला कैसे कर सकता है। अंकुश का पुराना डर स्मरण कर अंधे महावत की अवहेलना भी गजराज भला कैसे कर सकता है। अपाहिज है दहकता पलाश, संप्रति कोल्हू का बैल चक्कर काट कर भी जहाँ था वहीं है। दूसरी कविता का शीर्षक है अपनी धरती अपना आकाश। कहीं लाठी कहीं गोली तो कहीं केवल अध्यादेश से भीड़ को भीतर भीतर किया जाता है। कहीं लाठी कहीं गोली तो कहीं केवल अध्यादेश से भीड़ को भीतर भीतर किया जाता है। कबूतरों के झुंड को बदल देता है कोई, भेड़ बकरी के रेवड़ में उसे भी कोई नहीं बदलता। रोटी दो या गद्दी छोड़ दो कि जुझारू भीड़ में। कबूतरों के झुंड को बदल देता है कोई, भेड़ बकरी के रेवड़ में उसे भी कोई नहीं बदलता। रोटी दो या गद्दी छोड़ दो कि जुझारू भीड़ में। तब बुजुर्गियत का मिक्सचर पिलाने वालों की लंबी कतार नहीं खत्म होती कहीं भी। तब बुजुर्गियत का मिक्सचर पिलाने वालों की लंबी कतार नहीं खत्म होती कहीं भी।
ऐसे में मेरे साथी ढूंढते हैं अपनी धरती, अपना आकाश। जाहिर है यह उन्हें नहीं मिलता। ऐसे में मेरे साथी ढूंढते हैं अपनी धरती, अपना आकाश। जाहिर है यह उन्हें नहीं मिलता। आखिर तुम ही कहो, कब तक पराई जमीन पर पराए सहारे हम लड़ते रहेंगे, अड़ते रहेंगे। आखिर तुम ही कहो, कब तक पराई जमीन पर पराए सहारे हम लड़ते रहेंगे, अड़ते रहेंगे। क्यों ना हम बिल्ली की नाखूनों से अपने नाखूनों की तुलना करें, क्यों ना हम बिल्ली की नाखूनों से अपने नाखूनों की तुलना करें और अपने पंजे फोम के गद्दों की बजाय धरती में गाड़ना सीखें, और अपने पंजे फोम के गद्दों की बजाय धरती में गाड़ना सीखें। 72 साल से नए मालिकों ने निर्वासित कर रखा है हमें। 72 साल से नए मालिकों ने निर्वासित कर रखा है हमें। हम निर्वासित हैं, उनसे अनुशासित हैं, शासित हैं, पर आज तक किसी कालिदास ने हमें अपनी आंखों से नहीं देखा। 72 साल से नए मालिकों ने निर्वासित कर रखा है हमें। हम निर्वासित हैं, उनसे अनुशासित हैं, शासित हैं, पर आज तक किसी कालिदास ने हमें अपनी आंखों से नहीं देखा, और न ही कभी कोई हम बिस्तर हुआ या बगलगीर बना। सुनाते भी तो किसे एक नाम जो तुम्हें तुम्हारी किस्मत से न जाने कहाँ मिल गया। एक नाम जो तुम्हें तुम्हारी किस्मत से न जाने कहाँ मिल गया। बहुत भुनाया है तुमने उसे, वह अब तो घिस भी गया। सचमुच तुमने गांधी के नाम पर बहुत लुटा है, बहुत छला है हमें। तुम्हारी किस्मत से न जाने कहाँ मिल गया एक नाम जो तुम्हें, वह अब तो घिस भी गया। सचमुच तुमने गांधी के नाम पर बहुत लुटा है, बहुत छला है हमें। तुम्हारे जनतंत्र के गीत तो हम भी गाते हैं, तुम्हारे जनतंत्र के गीत तो हम भी गाते हैं, उस मशीन के पुर्जे की तरह जिसे तुमने गढ़ा है इन 72 सालों में। तुम्हारे जनतंत्र के गीत तो हम भी गाते हैं, उस मशीन के पुर्जे की तरह जिसे तुमने गढ़ा है इन 72 सालों में। तुम्हारी आपस की बंदरबाट और उछल कूद हतप्रभ हैं हम। तुम्हारी आपस की बंदरबाट और उछल कूद हतप्रभ हैं हम खुद इतने चुप क्यों हैं। हतप्रभ हैं हम खुद इतने चुप क्यों हैं। क्यों नहीं हमने तुम्हारे लगाए विद्युत बल्बों के पेड़ जड़ से नहीं उखाड़ दिए। क्यों नहीं हमने तुम्हारे लगाए विद्युत बल्बों के पेड़ जड़ से नहीं उखाड़ दिए। छाप असली बल्ब नकली हैं, यह तो हम आरंभ से ही जानते थे। छाप असली बल्ब नकली हैं, यह तो हम आरंभ से ही जानते थे, पर मुगालते में थे। तुम सोहरती कंपनी का नाम लेकर माल बना रहे हो तो तुम्हारा माल भी अच्छा ही होगा। तुम सोहरती कंपनी का नाम लेकर माल बना रहे हो तो तुम्हारा माल भी अच्छा ही होगा। आज भी मेरे साथी ढूंढते हैं अपनी धरती, अपना आकाश। आज भी मेरे साथी ढूंढते हैं अपनी धरती, अपना आकाश। पर सब चुप हैं। रेत के पहाड़ रोके खड़े हैं रास्ता। रेत के पहाड़ रोके खड़े हैं रास्ता, और तुम उन पहाड़ों को नित्य नई रिसर्चों के बल पर प्रामाणिक कहने पर तुले हो। और तुम उन पहाड़ों को नित्य नई रिसर्चों के बल पर प्रामाणिक कहने पर तुले हो। लिहाजा हमारी धरती और हमारा आकाश तुम्हारी एंटी में बंद है। लिहाजा हमारी धरती और हमारा आकाश तुम्हारी एंटी में बंद है। पर देख लेना एक दिन अपनी धरती, अपना आकाश हम पाएंगे जरूर। पर देख लेना एक दिन अपनी धरती, अपना आकाश हम पाएंगे जरूर। पर तुम नहीं होगे तब मेरे और मेरे साथियों के आसपास। तो देख लेना एक दिन अपनी धरती, अपना आकाश हम पाएंगे जरूर। पर तुम नहीं होगे तब मेरे और मेरे साथियों के आसपास। ऐसे में मेरे साथी ढूंढते हैं अपनी धरती, अपना आकाश। साथियों,
नमस्कार। आज जुगलबंदी में मेरी बारी है। साथियों का आदेश था, एक मतला और एक शेर कि अपने साये का पता पूछता हूँ, अपने साये का पता पूछता हूँ, गैरों से पराये का पता पूछता हूँ। अपने साये का पता पूछता हूँ, गैरों से पराये का पता पूछता हूँ, कि और खतावार ही मुंसिफ है मेरा, खतावार ही मुंसिफ है मेरा, गवाहों से अपनी खता पूछता हूँ। और आज के माहौल पे एक मतला है कि वो चौकीदार थे, वो चौकीदार थे अब नबी हो गए, वो चौकीदार थे अब नबी हो गए, हम अपने ही घर में अजनबी हो गए। वो चौकीदार थे अब नबी हो गए, हम अपने ही घर में अजनबी हो गए। के शेर है कि आशियाने पे तेरी बुरी नज़र लगी, आशियाने पे तेरी बुरी नज़र लगी, कि लोग बेदरो दीवार बेजमी हो गए। आशियाने पे तेरी बुरी नज़र लगी, कि लोग बेदरो दीवार बेजमी हो गए। एक शेर और है कि लुत्फ आ रहा था वहशत पे तेरी, कि लुत्फ आ रहा था वहशत पे तेरी, कि तेरे शिकार अब तो हम ही हो गए, तेरे शिकार अब तो हम ही हो गए। कि वो चौकीदार थे अब नबी हो गए, और हम अपने ही घर में अजनबी हो गए। और एक ताज़ा शेर है, ये गज़ल है, छोटी सी गज़ल है, कुछ आज के ही हालात पे मतला है। कि मतला है कि बेजुबानी को जुबान दीजिए, बेजुबानी को जुबान दीजिए, और अपने तीर को कमान दीजिए। बेजुबानी को जुबान दीजिए, अपने तीर को कमान दीजिए। के शेर है कि कितने नंगे भूखे कहाँ कहाँ हैं, कितने नंगे भूखे कहाँ कहाँ हैं, सब्र से बैठ के मीज़ान दीजिए। कितने नंगे भूखे कहाँ कहाँ हैं, सब्र से बैठ के मीज़ान दीजिए। और आगे है कि रूहें फरिश्तों की सो रही हैं, रूहें फरिश्तों की सो रही हैं, शिद्दत से अजान दीजिए। रूहें फरिश्तों की सो रही हैं, शिद्दत से अजान दीजिए। कि माना दौरे जमाना तेरे साथ नहीं, कि माना दौरे जमाना तेरे साथ नहीं, रोज बरोज इम्तहान दीजिए। माना दौरे जमाना तेरे साथ नहीं, रोज बरोज इम्तहान दीजिए। और एक ध्यान देने लायक ये शेर है कि उसने मांगी है पेट भर रोटी, उसने मांगी है पेट भर रोटी, कि चुप हो जाएगा संविधान दीजिए। उसने मांगी है पेट भर रोटी, चुप हो जाएगा संविधान दीजिए। और मनहूसियत बरपा है माहौल में, मनहूसियत बरपा है माहौल में, कि गिरह खोलिए, गिरह खोलिए, थोड़ी मुस्कान दीजिए। मनहूसियत बरपा है माहौल में, गिरह खोलिए, थोड़ी मुस्कान दीजिए। के आखिरी है कि कफस में परिंदा गा न पाएगा, कफस में परिंदा गा न पाएगा, दरवाजे खोलिए, उसे उड़ान दीजिए। कफस में परिंदा गा न पाएगा, दरवाजे खोलिए, उसे उड़ान दीजिए। और अपनी बेजुबानी को जुबान दीजिए, अपने तीर को कमान दीजिए। और एक गज़ल और
कि चमकता है सूरज सही आसमान में, कि चमकता है सूरज सही आसमान में, फिर भी अंधियारा है सारे मकान में। सूरज चमकता है सही आसमान में, फिर भी अंधियारा है सारे मकान में। कि ईमान धर्म रिश्ते नाते इंसानियत, ईमान धर्म रिश्ते नाते इंसानियत, लगते हैं कितने खूबसूरत उस दुकान में। मेरा पसंदीदा शेर है कि वो मेरा हमदर्द है राह का पत्थर सही, कि वो मेरा हमदर्द है राह का पत्थर सही, लगा था सिरहाने कभी मेरी थकान में। वो मेरा हमदर्द है राह का पत्थर सही, लगा था सिरहाने कभी मेरी थकान में। और क्यों बंधा है पेड़ से, क्यों बंधा है पेड़ से मेमने सा आदमी, कि क्यों बंधा है पेड़ से मेमने सा आदमी, कि तौबा कितनी बंदूकें हैं एक मचान में। और प्यार को बस प्यार ही रहने दो दोस्तों, प्यार को बस प्यार ही रहने दो दोस्तों, बदलो न इसके मायने अपनी जुबान में, बदलो न इसके मायने अपनी जुबान में। कि हर सू फरिश्तों का मैं क्या करूं, कि हर सू फरिश्ते हैं इनका क्या करें, देखना चाहता हूं इंसान को इंसान में। हर सू फरिश्ते हैं इनका क्या करें, देखना चाहता हूं इंसान को इंसान में। और आखिरी है, साथियों की नज़र है कि कमर कांधे झुक गए इंतहा है जब्त की, कि कमर कांधे झुक गए इंतहा है जब्त की, एक शरारा भी रखो इस बारूदी सामान में। कमर कांधे झुक गए इंतहा है जब्त की, एक शरारा भी रखो इस बारूदी सामान में। चमकता है सूरज सही आसमान में, फिर भी अंधियारा है सारे मकान में। धन्यवाद। नमस्कार। प्रेमचंद जी की जयंती हम मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं एक छोटा सा आलेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकार प्रेमचंद ने सन 1930 के आसपास कहा था कि वे जो कुछ लिख रहे हैं वह स्वराज के लिए, उपनिवेशवादी शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा था कि केवल जॉन की तरह जो गोविंद को बैठा देना ही स्वराज्य नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वाधीनता भी होनी चाहिए। सामाजिक स्वाधीनता से उनका तात्पर्य संप्रदायवाद, जातिवाद, छुआछूत से मुक्ति और स्त्रियों की स्वाधीनता से भी था। इस अर्थ में वे स्वाधीनता की परिभाषा करते थे। उनकी प्रगतिशीलता का जो आधार था उसे बहुत बुनियादी और क्रांतिकारी कहना चाहिए। उनकी रचनाओं पर नज़र डालें तो उसमें जमींदार के खिलाफ गरीब किसानों की लड़ाई है। प्रेमचंद अपने ज़माने के साहित्यकारों से कहीं अधिक बुनियादी परिवर्तन की बातें करते हैं। प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनका सारा जीवन संघर्षों और आर्थिक विपन्नता में बीता। ट्यूशन कर, किताबें बेचकर किसी तरह उन्होंने एंट्रेंस पास किया, फिर स्कूल टीचर बन गए। सन 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ा तो उन्होंने 21 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद के साहित्य जीवन की शुरुआत सन 1901 में हुई। पहले उर्दू फिर हिंदी में लिखा। आजीवन हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते रहे। प्रेमचंद को जो बात अन्य लेखकों से विशिष्ट बनाती है वह यह है कि प्रेमचंद मानते थे कि जनता कला का स्रोत है और उससे अलग रहकर महान साहित्य नहीं रचा जा सकता। सन 1908 में प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई। इस संग्रह की 5 कहानियों से अंग्रेज शासक घबरा गए। उन्होंने प्रेमचंद को सोजे वतन की 500 प्रतियों को जला देने पर मजबूर कर दिया। सन 1901 से सन 1936 तक के 35 वर्षों के लेखन काल में प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ, 12 उपन्यास, 3 नाटक, 200 लेख लिखे। प्रेमचंद के साहित्य का विषय मुख्यतः आम आदमी और गरीब किसान का जीवन है। उन्होंने अपने रचना काल की शुरुआत में ही समझ लिया था कि
हिंदुस्तान का उद्धार हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। सन 1919 में उन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू मासिक ज़माना में लिखा कि आने वाला ज़माना अब किसानों और मजदूरों का है। सन 1921 में प्रेमचंद ने उपन्यास प्रेमाश्रम लिखा, जिसमें मनोहर बलराज और कादिर जैसे गरीब किसान चरित्र नई चेतना के साथ भारतीय साहित्य पटल पर उदित हुए। उनका यह उपन्यास बेकार के खिलाफ किसानों के सक्रिय विरोध की पहली आवाज़ थी। यह आवाज़ आगे जाकर लगानबंदी में बुलंद होती है। गांधी जी के आह्वान पर जब स्वतंत्रता संग्राम में देश की करोड़ों जनता भाग ले रही थी, तब भारत की इस नई राष्ट्रीय चेतना को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्वर दिया। अपने दूसरे उपन्यास रंगभूमि में एक अंधे भिखारी सूरदास के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद सत्ता और धनवानों की उस नीति से लड़ते हैं जो गरीबों और किसानों की जमीन हड़प कर कारखाना लगाना चाहता है। प्रेमचंद के समय का यह यथार्थ आज भी मौजूद है। रंगभूमि उपन्यास का गरीब नायक सूरदास अपनी और गांव की ज़मीन के लिए मरते दम तक लड़ता है। उसकी और गांव की ज़मीन पर जौन सेवक कारखाना बनाना चाहता है। सूरदास अपनी ज़मीन को पुरखों की यादगार मानता है। वह समझता है कि कारखाना बनेगा तो गांव में दुराचार फैलेगा, आबो हवा बिगड़ेगी और अनाज महंगा होगा। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने आम जनता की लूट में अंग्रेज अफसरों, ज़मींदारों, जागीरदारों, ताल्लुकेदारों के गठजोड़ को बेनकाब किया है। वहीं सूरदास के चरित्र के जरिए आम आदमी को इस विश्वास को उजागर किया है कि आखिर न्याय की ही जीत होगी। प्रेमचंद जानते थे कि हिंदुस्तान की सामंती ताकतें विदेशी प्रभुत्व का आधार थीं। इसलिए प्रेमचंद के लिए आज़ादी का मतलब इन्हीं सामंती आधारों को ख़त्म करना था। प्रेमचंद ने लिखा है कि स्त्रियों की दुर्दशा का मुख्य कारण उनकी आर्थिक पराधीनता है। स्त्रियों को लेकर उन्होंने 3 उपन्यास सेवा सदन, निर्मला और गबन लिखे। ये तीनों उपन्यास भारतीय समाज की तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्रियों की स्थिति, संघर्ष और कमजोरियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, चित्रण करते हैं। विडंबना है कि बहुत से परिवर्तनों के बावजूद स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और हैसियत में आज भी अंतर नहीं आया है। प्रेमचंद केवल यथार्थ का अक्स उतारने वाले साहित्यकार नहीं हैं, वे यथार्थ के महत्वपूर्ण पहलुओं को परखकर अपने उपन्यासों में विशेष स्थान देते थे। कर्मभूमि उपन्यास में भी उन्होंने जमीन की समस्या, लगान कम करने की जरूरत पर बल दिया। अपने सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय गरीब किसान की कर्ज की समस्या को रखा। उन्होंने लिखा, भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान हिंदुस्तान के किसानों के जीवन की बृहत्तरी हैं। गोदान के 3 प्रतिनिधि चरित्र होरी, गोबर और धनिया क्रमशः एक पिछड़े हुए किसान, अपने अधिकारों को पहचानने और समझने वाले किसान, अन्याय के विरुद्ध आगे बढ़कर संघर्ष करने वाले चरित्र हैं। प्रेमचंद के नारी पात्रों में धनिया एक अन्यतम चरित्र है। वह कहती है, हम तो मजदूर हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे, हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मजदूर वर्ग की स्त्रियों का आर्थिक आत्मविश्वास और संघर्ष उनके परिश्रम पर ही आधारित होता है। मध्य वर्ग इस मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण कथाओं का रस और शैली लिए हुए हैं। उनकी कहानियों में पाठक के मन में अपनी बात सीधे उतार देने की क्षमता है। प्रेमचंद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कथाकार थे। उनकी दृष्टि समाज के सभी वर्गों, सभी स्तरों के जनता की तरफ जाती थी। प्रेमचंद की लगभग 50 कहानियाँ ऐसी हैं जो हिंदी साहित्य में कालजयी और श्रेष्ठ हैं। विश्व साहित्य के मानदंडों के आधार पर भी ये कहानियाँ श्रेष्ठतम हैं। सदगति, सवासेर गेहूँ, पूस की रात, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, घास वाली, दूध के दाम, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, गरीब की है, गुल्ली डंडा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ईदगाह और कफन जैसी कहानियाँ अन्यतम हैं। प्रेमचंद की इन कहानियों के चरित्र हमारे आसपास के गरीब किसान, मजदूर और आम आदमी हैं। प्रेमचंद को अपने देश की गरीब जनता से गहरा प्रेम और सहानुभूति थी। पूस की रात और कफन कहानियों में जब वह साधारण किसान और अछूतों का चित्रण कर रहे थे, तब वह सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हुए अपनी प्रतिबद्धता सामने रख रहे थे। प्रेमचंद के समय में सदियों से चला आ रहा संयुक्त परिवार टूट रहा था। एक नई तरह का परिवार बन रहा था जिसमें सभी लोग महिलाओं सहित मेहनत करने वाले हों और सभी को बराबरी का दर्जा हो। प्रेमचंद ने अपनी बहुत सी कहानियों में समस्या का समाधान काम करने की सुविधा मिलने से होता दिखलाया है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य है। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्ष की हैसियत से भाषण करते हुए उन्होंने कहा था, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और घोर बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं।
अपने लेख महाजनी सभ्यता में प्रेमचंद ने श्रमहीन पूंजी के प्रभुत्व, पूंजीवाद की बुराइयों को आज से 90 वर्ष पहले ही जान लिया था। वे समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि धन्य है वह सभ्यता जो मालदारी और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर रही है और अंततः इससे मानव द्वारा मानव का शोषण खत्म होगा। प्रेमचंद ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहकर आम जनता को शिक्षित भी किया है। धन्यवाद। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आज भी प्रासंगिक है। हिंदी के महान कलाकार, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कलम स्वयं एक सिपाही की तलवार की जैसी थी। उसी के द्वारा उन्होंने समाज की तमाम कुरीतियों, अंधविश्वास, जाति प्रथा, सामंती सोच, गरीब किसानों पर होते अत्याचार, शोषण के खिलाफ संपूर्ण जीवन अपनी लेखनी के द्वारा हमला किया। स्वयं गरीबी के कष्टों को झेलते हुए अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। स्वयं प्रेमचंद ने अपने बारे में कहा, मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीले, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों, खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें यहाँ निराशा ही होगी। मेरा जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ। पिता डाक खाने में क्लर्क थे, माता मरीज। एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपये प्रति माह पाते थे। 40 तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। वे बड़े विचारशील और जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले इंसान थे। आखिरी दिनों में एक ठोकर खा गए और खुद तो गिरे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और मेरे विवाह के साल भर बाद स्वयं परलोक सिधार गए। यह खुद प्रेमचंद का बयान है। क्या वे सच बोल रहे हैं? हाँ भी, नहीं भी। जो हो उससे और उम्मीद भी क्या थी। जहाँ उन्हें अपने बारे में कहना हो, सादा से सादा, बिना लाग लपेट के, बिना साज सजावट के, केवल तथ्य। मगर तथ्य तो सत्य से बड़ा होता है। अपने आप में तथ्य कुछ नहीं होता, उनको देखने के लिए आंखें चाहिए। तब सत्य का हर कोई एक एक कण हाथ आता है। और हाँ, वह सपाट समतल मैदान वाली बात एक चकमा है। वह बचपन उनकी बाकी ज़िंदगी की तरह कठिन जरूर था, पर नीरस नहीं था। एक तरह का जादू हर चीज़ को कुछ न कुछ बना देता था। एक जादू जिससे बच्चा समझना शुरू करता है और तब समझ पाता है जब उसकी बचपन बीत चुका होता है। और उसमें जादू भी, हाँ, एक दर्द था जिस पर कोई जादू नहीं चलता था। वह था माँ का इस दुनिया से उठ जाना, जबकि अभी वह कुल 8 साल के थे। यह उसके दिल का एक गहरा घाव था जो सारी जिंदगी कभी नहीं भरा। यह ठीक है कि प्रेमचंद के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। घर में प्रेमचंद की एक नई माँ आ गई थी, लेकिन इससे ना तो लड़के नवाब पर घर पर कोई भी प्रभाव पड़ा। न खुशी बढ़ी न दर्द घटा। मगर कोई लड़का दर्द को लेकर नहीं बैठा रहता, फिर नवाब ही क्यों बैठा रहे। लगभग उसी समय जबकि माँ दुनिया में नहीं रही, नवाब को पास एक गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने को भेजा गया। ठीक वही पढ़ाई जिसका तब कायस्थ घरानों में चलन था, यानी उर्दू और फारसी। मगर इसमें शक नहीं कि इस स्कूल में के अपने मज़े थे। मौलवी साहब असल में दर्जी थे, जो थोड़ा बहुत भी जो भी लड़के मिल जाते उनको लेकर मदरसा चलाते। उनकी फ़ीस से उनका मतलब था। और फिर क्या था, नवाब को मदरसे से भागा रहता
और दूसरे कोई झूठ या बड़ा बहाना लेकर पहुंचता, खेल तमाशे में ही उसका जीवन बीतता। प्रेमचंद उनकी आत्मकथा, उनकी कहानी चोरी में लिखा है। 12 साल के होते होते वह बीड़ी सिगरेट का मज़ा जान गया था। इसी तरह और भी कई बातें सीख गया था जो इस उम्र में उसे नहीं जानना था। लेकिन प्रकृति जिसकी रक्षा करना चाहती है उसको अपने ढंग से ही उसकी रक्षा कर ले जाती है। बिल्कुल संयोग की बात है, उस समय नवाब अपने पिता के साथ गोरखपुर में थे। यह स्वयं प्रेमचंद की जुबानी। उस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था, उर्दू के उपन्यास पढ़ने लिखने का उन्माद था। मौलाना शर, पंडित रतन नाथ सरशर, मिर्ज़ा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। उनकी रचनाएं जहाँ मिल जाती थी पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। उस जमाने में रेनॉल्ड के उपन्यास की बड़ी धूम थी। उर्दू में उनके अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे। मैं भी उनका आशिक था। उन दिनों में पिता के साथ गोरखपुर में रहता था और कक्षा 8वीं पढ़ता था। मैं उसकी दुकान पर जाकर बैठता था और उस दुकान से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। जब उपन्यास का एक स्टॉक ख़त्म हो गया, मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े। तिलस्मी होशरुआ के कई भाग भी पढ़े। यह कथाएं मौलाना फैज़ी ने अकबर के विनोदार्थ फारसी में लिखी थी। इतनी बृहद कथा शायद इन संसार की किसी भाषा में हो। पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया। प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत उनको कहानी कहना आता था। उनकी कहानी मन को एक तरह से बांधे रखती थी। इसका रहस्य वही सब ढेरों पढ़ाई जो उन्होंने 13 से 15 वर्ष की आयु में किया था। इसी पढ़ाई में उनके भीतर बीज रूप में वर्तमान साहित्य सृजन की प्रेरणा के साथ मिलकर किशोर नवाब को बर्बादी से बचा लिया, जिसकी वह अपने भयानक अकेलेपन और आवारागर्दी के रास्ते पर तेजी से बह रहा था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात कठिनाइयाँ बढ़ गई। पाँव में जूते नहीं थे, साबित कपड़े बदन में नहीं थे, स्कूल की फीस नहीं दे पाता था, इम्तहान नहीं दे पाता था। ले देकर 2nd डिवीज़न पर पास हुआ। 1916 में इंटर पास किया। हाई स्कूल पास करने के 18 साल बाद उन्हीं दिनों एक छोटे से स्कूल में एक हेडमास्टर को एक सरकारी अध्यापक की ज़रूरत थी। 18 रुपये मासिक वेतन पर मैंने स्वीकार कर लिया। ₹18 उस समय मेरी निराश व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर था। खैर, क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल बेकन साहब ने की कृपा से प्रेमचंद को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। यहाँ 1921 तक प्रेमचंद ने ढेरों सरकारी स्कूलों में काम किया, जैसे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, हमीरपुर, बस्ती, गोरखपुर। कई तबादलों ने उनका स्वास्थ्य तो गिरा दिया, लेकिन लेखक के नाते भाई भांति भांति के अनुभव लेखक की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे उनने संग्रह किया था। प्रेमचंद लगभग उन्हीं दिनों 1900 के आसपास गंभीरता से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद की लेखनी न केवल पाठकों का मनोरंजन करती, बल्कि मन को सांस्कारिक भी बनाती। एक बहुत प्रभावी उपन्यास प्रेमा के नाम से 1980 में छपा था, जिसमें हमारे समाज में अक्सर ऐसी विधवाओं को देखते हैं जिनके पति बहुत जल्दी दुनिया से चले जाते हैं और तमाम सामाजिक रूढ़ियों के कारण उनका जीवन सूना नीरस हो जाता है। प्रेमा ऐसी ही विधवा की कहानी है, जिसमें कथा का नायक इस विधवा प्रेमा से विवाह कर लेता है। प्रेमचंद सचमुच विधवा विवाह में विश्वास करते थे और यह कोई दूसरों को उपदेश देने वाली बात नहीं थी। उन्होंने स्वयं 1906 में शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से विवाह किया और वही सच्चे अर्थों में उनकी जीवन संगिनी बनी। उनने कई देश प्रेम पर कहानियाँ लिखी, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल
रतन सोजे वतन, जो नवाब राय के नाम पर रहा, जिसे ब्रिटिश पुलिस के जिलाधीश ने उन्हें बुलवाया और आदेश हुआ कि सोजे वतन की सारी प्रतियां उन्हें सौंप दिया जाए एवं बिना उनकी इजाज़त के कभी कुछ न लिखे। यह बात उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया और पहले की तरह तेज तेज लिखते रहे। ऊपर से जितना शांत थे, भीतर से उतना मजबूत मन था उनका। सबसे पहले उन्होंने उस बहादुर क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जो हाल ही में 14 वर्षीय खुदीराम बोस की फांसी की सजा हुई थी, की तस्वीर लाकर घर में टांग दिया। 1905 से 1921 तक का काल हिंदुस्तान की और दुनिया की इतिहास की एक बहुत गतिशील और जोखिम भरा समय रहा। बहुत सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे रूस की क्रांति पर उनकी प्रतिक्रियाएं बिजली की तरह होती थी। उस समय वह अपने उपन्यास प्रेमाश्रम में काम कर रहे थे। उन्होंने इस क्रांति का जिक्र किया। प्रेमचंद निश्चय ही अपने युग के साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। उनकी कहानियाँ पंच परमेश्वर, चाहे वो अलगू चौधरी हो या जुम्मन शेख, दायित्वपूर्ण पद पर आने पर न्यायोचित बनेंगे ही। उसी तरह ईदगाह, सदगति, कफन इत्यादि कहानियाँ अत्यंत सार्थक और सामाजिक विषमताओं पर प्रकाश डालती है। कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण कर नाट्य मंचन भी हो चुका है। हर कहानियाँ हमारी ग्रामीण और कस्बाई परिवेश से उपजे सवालों पर कुठाराघात करती है। प्रेमचंद कहानियाँ लिखते नहीं थे, अपने बुनते थे, अपने मूड के बादशाह थे, न कि गुलाम, जिसके मूल में शायद यह बात थी कि वे जनता और उनके मुक्ति संग्राम के प्रति समर्पित थे। मुक्ति विदेशियों से भी और देशी शोषकों से भी। वे समझते थे कि जैसे वे सिपाही हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं कलम है। ढेरों कहानियाँ, 6 छोटे बड़े उपन्यास लिखे, टॉलस्टॉय की बहुत सी नीति कथाओं का अनुवाद किया उन्होंने। उनमें से उपन्यास है वरदान, जो बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के ढंग का है, जिसका नायक परम देशभक्त स्वामी था। दूसरा एक उपन्यास है बाजारे हुस्न। सेवा सदन 1936 में उन्होंने मंगलसूत्र नाम का एक नया उपन्यास शुरू किया, जिसमें चरित्र नायक एक प्रसिद्ध लेकिन निर्धन लेखक था। शायद वह कुछ आत्मकथात्मक ढंग का उपन्यास बनने जा रहा था। कुछ भारतीय विद्यार्थियों ने, जिनमें मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर भी थे, 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन करने जा रहे थे। वे चाहते थे प्रेमचंद ही उनका अध्यक्षता करें। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा, आगामी कई दशकों के लिए यह आंदोलन जनता की सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। 1936 की गर्मियां उन्हें थकावट के अंतिम पड़ाव पर खड़ा कर दिया। जैसे समझ गए थे उनका अंतिम पड़ाव आ गया है। पूंजीवाद पर श्राप फेंकते हुए उन्होंने समाजवाद का स्वागत करते पूंजीवाद को श्राप फेंकते हुए दूसरी ओर समाजवाद का स्वागत करते निश्चय ही मंगलसूत्र अपने प्यारे देशवासियों के नाम पर लेखक का अंतिम वसीयत था। वे 8 अक्टूबर 1936 में अंतिम सांस लिए, एकदम शांत चित्त। जैसे शांति उसी को मिलता है, ऐसी शांति उसी को मिलता है जिसका विवेक उसे ताड़ित नहीं करता, जो अपनी ज़िंदगी सच्चे और ईमानदारी से जीना जानते हैं। इसलिए उन्हें अंतिम घड़ी में न ईश्वर की ज़रूरत पड़ी न पुरोहित की। उन्होंने सार्थक लेखक का जीवन जिया। आज देश को उनके जैसे लेखक की आवश्यकता है। मैं नमिता घोष।